We are here in Ujjain, Madhya Pradesh, speaking to Abdul Hakim Sahib. He is a member of Jamaat Islami in Ujjain, and he is the father-in-law of Muhammad Abrar. He was arrested by Maharashtra Anti-Terror Squad in a plot that Simi was conducting a meeting in Aurangabad, and they done a case that he was arrested with others, and one other from Khandwa was killed in that fake encounter. So we are going to know facts about that case from his father-in-law. तो हकीम साहब बतलाइए कि आपके जो दामाद थे उन्हें पुलिस ने क्यों टारगेट किया। उन्हें इसमें बताया कि वो औरंगाबाद में कुछ मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पर कुछ वहाँ से इनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ, वहाँ पर कोई कदमी मारा गया। तो इस तरह से पूरा बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल केस में उन्हें बुक किया गया है। मार्च 2012 की बात है। तो पुलिस ने उन्हें क्यों ऐसा किया? नहीं, मुझे जो समझ में आती है बात वही आती है कि दरअसल वो मेरा दामाद जो है एक उसके दिल में ये बात थी कि जो सिमी के नाम पर जो लोग बंद किए गए हैं और उनके घर के लोग और उनके बीवी बच्चे जिस तरह से परेशानी उतार रहे हैं, तो वो उनके अपने पर्सनल सोर्सेज से कुछ इमदाद जो है उन लोगों तक पहुंचाता था जो उनके उससे मुतासिर लोग थे, उन लोगों तक पहुंचाता था। शायद ये वजह है कि उसको सिमी के नाम पर इस तरह से टारगेट किया गया है। तो आप जब औरंगाबाद में महाराष्ट्र ATS ने उन्हें पकड़ कर रखा था तो आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ, मुझे यहाँ उज्जैन में मुझे वहाँ से एक लेटर आया था जिसमें बताया गया कि साहब आपके दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं वहाँ 2 रोज़ बाद वहाँ पहुँचा, उनकी फैमिली को लेकर, उनकी माँ को, उनके भाई को लेकर वहाँ पहुँचा। वहाँ सिटी पुलिस स्टेशन गया, फिर मुझे बताया गया कि साहब वो क्राइम ब्रांच में, मैं क्राइम ब्रांच गया, बड़े अधिकारी से मिला। फिर उन्होंने जो है करीब 3-4 घंटे बाद वहाँ मुलाकात करी। लेकिन वो मुलाकात कुछ ऐसी थी, जब मैंने उसको देखा तो उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बिल्कुल ऐसी हालत में था जैसे इसको बहुत सताया गया हो, बहुत उसको सताया गया हो। वो वहाँ बैठा हुआ था, फिर वो ATS के लोग थे, वो सारे लोग इस तरह से मिल ले, तेरे ससुरे से मिल ले, ये तेरी माँ है इससे मिल ले, ऐसा बेटा जना है, इस तरह से उन्होंने बहुत टार्चर करने की कोशिश करी। तो फिर वो एक ATS का ऑफिसर कहने लगा कि साहब ये इसने पुलिस पर गोली चलाई है, इसने पुलिस को गोली चलाई है। तो मैंने कहा कि अबरार बताइए क्या हुआ था। तो फिर उसको थोड़ी हिम्मत आई, उसने बताया कि साहब पुलिस वालों ने मुझे पकड़ रखा था, मुझे पकड़ा था तक मैंने कोई गोली नहीं चलाई। तो आपके दामाद ने सरासर इनकार कर दिया कि वो वहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी में था नहीं, इनकाउंटर हुआ नहीं, तो महाराष्ट्र ATS की सारी स्टोरी बनाई हुई है। हाँ, तो ये पुलिस की जो नज़र आपके दामाद पड़ी वो कब से शुरू हुई? ये असल में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब वो इंदौर में रहता था तो वो कुछ ये जो सिमी के जो लोग होते हैं, जिनके जो अरेस्टेड होते हैं, उनके फैमिली होती है, उनकी मदद करता था। शायद उस वजह से पुलिस की उस पर नज़र हो और उसको ऐसा किसी ने बता दिया कि तेरा नाम आ गया है, लिहाजा वो खौफजदा हो गया और डर के इधर उधर रहने लगा। ये सारी चीज़ें। तो जब अब वो अरेस्ट हो गए हैं, आपके दामाद थे, तो आपकी बेटी पे क्या गुजर रही है और उनके बच्चों पर? अच्छा, इससे पहले एक और बात यह आई कि सब वो यहाँ अहमदाबाद ब्लास्ट में उसका नाम ले लिया गया। मैंने उससे पूछा एकदम कि भाई तेरा ये क्या है, तो कहता मैं तो अहमदाबाद कभी गया ही नहीं, लेकिन ये इस तरह से ब्लास्ट में नाम ले लिया गया है और ये सारी चीज़ें। मैंने उस बात भी करने की कोशिश करी कि भाई ठीक है पेश हो जाओ, तो वो उसे एक ही डर सताता था कि जिस तरह सिमी वालों को दूसरे लोगों ने परेशान किया है, उसको सताया गया है, शायद वो उससे बचना चाहता था, लिहाजा वो अलग अलग जगह कारोबार करने के लिए रहता था। ये आज की सिचुएशन में उसके बीवी बच्चों का मामला ये है कि लाजमी है कि मेरी बेटी है, मैं उसको देखता हूँ तो दिल दुखता है। बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे हैं उनके, अब वो मासूम बच्चे हैं। लाजमी है कि ये सारी चीज़ें एक परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। उसकी माँ है, उसका भाई है जो अपाहिज है, वो मुतासिर है, बड़ा मसला खड़ा हो गया है। तो उनकी फैमिली बहुत सफ़र हो रही है इस वजह से, वो तकलीफ महसूस करते हैं। न सिर्फ फैमिली तकलीफ महसूस करती है बल्कि जो उनके रिश्तेदार हैं उन सबको भी एक ख़ास किस्म की तकलीफ होती है। तो आप एक जमात इस्लामी के रुकन भी हैं उज्जैन के, तो जमात इस्लामी एक कैंपेन भी करने वाली जैसा ऐलान किया है उन्होंने, तो आपकी अपील क्या होगी सिर्फ जमात इस्लामी से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम लीडर्स से? नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा दरअसल इस चीज़ पर आवाज़ उठाए
वरना ये अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो इस तरह से मुसलमानों के वो नौजवान जो कौम के लिए हमदर्दी रखते हैं, जो इस तरह से किसी की मदद करना चाहते हैं, वो इस तरह से एक एक करके अगर उनको अंदर कर दिया जाएगा तो इस कौम का क्या होगा। भाई ये सारी हमारी सारी तंजीमों से ये कहना है, सारी जमातों से कहना है, पूरे मुस्लिम लोगों से ये बात कहना है कि ये वो नौजवान जिनको आतंकवाद के नाम पर बंद किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि ये मुल्क के दुश्मन हैं, दरअसल ये मुल्क के दुश्मन नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन नहीं है, बल्कि उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जज्बा है, एक सोच है, वो बस उसी वजह से इनको टारगेट बनाया जाता है। आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सिमी पर जब बैन लगाया गया तो सिमी का कोई गुनाह नहीं था, कोई एक केस ऐसा नहीं था सिमी का जिस पर उस पर ये बात हो कि वो ब्लास्ट में शामिल थी, लेकिन सिर्फ उसने बाबरी मस्जिद को बनाने का एक अज़्म किया था और पोस्टर वगैरह लगाए थे। उस पोस्टर को के नाम पर कितने केसेस बनाए गए, उन बयानात को जो बाबरी मस्जिद की हिमायत में दिए गए थे, इतने केसेस बना दिए गए और वो उन केसेस की बुनियाद पर वो जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता था तो फिर वो घर में से जो नमाज की किताबें होती थी, उर्दू के अखबारात होते थे, वो जब निकलते थे तो उसको ऐसा बताया जाता था कि सब ये वो लिटरेचर है जो समाज में नफरत फैलाता है, जबकि वो नमाज की किताबें होती थी, दीन की किताबें होती थी, कुरान के नुस्खे होते थे, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया जाता था और इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं जब उनको गिरफ्तार किया जाता है कि वो जमानतें भी नहीं होती, 4-4 साल, 8-8 साल, 6-6 साल से लोग जेलों में बंद हैं और ना उनको कोई पूछने वाला है, ना जमानत देने वाला है। जबकि सिमी के नाम पर ये बात जब अदालत में गई, सिमी पर बैन लगाया गया तो एक जस्टिस का जो निर्णय आया वो ये आया कि सिमी पर ये सारी चीज़ें जो थोपी जा रही हैं सब गलत है, लेकिन बाद में इन हुकूमत ने जो बज़ाहिर ऐसी नज़र आती है कि साहब ये मुसलमानों की हितैषी है, मुसलमानों की को फ़ायदा पहुँचाती है, लेकिन यही इसी हुकूमत ने जो है मुसलमानों की इस तंजीम पर फिर पाबंदी लगा दी गई और उसके नाम पर इस तरह से मुसलमानों को टारगेट बनाकर जेलों में ठूसा जा रहा है। तो अब जो माहौल चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, सारे हिंदुस्तान में, तो इस लिहाज से आपको लगता है कि आपके दामाद को इंसाफ मिल सके? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी तंजीमें हों या दीगर तंजीमें, हमने देखा है जमीयत भी अपना काम कर रही है, जमात इस्लामी अपना काम कर रही है, दीगर लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं इंसाफ को कायम करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन अगर हम ये महसूस करते हैं कि अगर इंसाफ यहाँ से नहीं मिला तो हम तो ये समझते हैं कि एक ऊपर अदालत है, अल्लाह ताला की अदालत है, जो जिनके साथ ना इंसाफ नहीं हुआ है उन सब का वो इंसाफ करने वाला है। तो हम अपनी तरफ से असबाब के एतबार से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन नौजवानों को जो जिस तरह से जेलों में ठूसा गया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये नौजवान वहाँ से बाहर निकलें और अपने अपने घरों में अपनी अपनी ज़िंदगी तरह से गुजारें। और एक और बात मैं आपसे एक बात कहना, दरअसल सिमी को एक साजिश के तहत बैन किया गया। सिमी सिर्फ बाबरी मस्जिद को वापस बनाने के लिए कोशिश कर रही थी और उस ज़माने में अडवाणी साहब थे और दीगर लोग थे, वो उन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग करके उन तंजीमों को तो बचा लिया जो वाकई जो मस्जिद को तोड़ने वाली थी, और उन तंजीमों को जिन्होंने मस्जिद को बनाने की बात की थी उनको बैन करवा दिया। और उसी काम को जो है बाद की जो हुकूमतें आई, चाहे वो सेकुलर के नाम पर या मुसलमानों की हिमायतों के नाम पर आई हों, उन्हीं के काम को ये तंजीमें भी, ये पार्टियाँ भी आगे बढ़ाती गई।